ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जीवनचर्या विज्ञान ग्रंथ का द्वितीय खंड और तृतीय खंड लेकर आई हूँ अपने वीडियो के लिए। प्रथम खंड मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और पुस्तकों से संबंधित, ग्रंथों से संबंधित हमारे जो भी वीडियो होते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, उसमें उनको प्लेलिस्ट में ऐड करके रखती हूँ। आप सभी क्षणिक सुख के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सारा समय आप अनावश्यक वीडियो देखने में गुजार देते हैं। कुछ समय आप ऐसे वीडियोज के लिए भी निकालिए जो आपके जीवन में लाभकारी हो सकते हैं। सुनिए और अपनों को सुनाइए, कुछ बातों को धारण कीजिए, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें लोगों को। आज द्वितीय और तृतीय खंड में लेखक जो जीवनचर्या विज्ञान ग्रंथ है, इसके द्वितीय खंड में लेखक 16 संस्कारों से शुरुआत करता है। हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं जो पहले कंपलसरी हुआ करते थे, अति आवश्यक हुआ करते थे, और समय के साथ हम सब यही भूल गए कि इस तरह के संस्कार भी होते हैं कुछ। और जो हम पहले की कहानियाँ सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में कथाएं सुनते हैं असाधारण सी, उनके वीरता के बारे में, बौद्धिकता के बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में, तो हमें कल्पना सी लगती है। लोग बहुत बार मजाक भी उड़ाते हैं कि ये सारी कल्पनाएं हैं। कुछ भी कल्पना नहीं है। जब हम अपनी संस्कृति से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करते हैं और उसके मूल में जाते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि कुछ भी कल्पना नहीं है, सब कुछ सत्य है। और हमारी विज्ञान बहुत मजबूत है, उसका मूल जो है बहुत मजबूत है। हमारे पास एक अपार भंडार है ज्ञान का, विज्ञान का। तो इसमें 16 संस्कारों की बात भी लेखक करता है, क्योंकि ये जीवनचर्या विज्ञान नाम ही दिया है इस ग्रंथ का। और जीवन में ये सारी चीज़ें जो भी हैं उन सबको इस ग्रंथ में संग्रहित कर दिया है लेखक ने। कहीं पर वेदों से, कहीं पर पुराणों से, कहीं मनुस्मृति से, हर जगह से उदाहरण दिए हैं जहाँ भी लेखक को जो उचित लगा है उसके स्वाध्याय के अनुसार। द्वितीय खंड में 16 संस्कारों की बात करता है लेखक। हमारे गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार जो होते हैं उन सभी का वर्णन थोड़ा थोड़ा किया हुआ है इसमें लेखक ने काफ़ी अच्छे से। और उसका कारण क्या है, क्यों करना चाहिए, वो भी लेखक ने सब बताया है। उसके बाद लेखक इसमें श्री गणेश, नवग्रह आदि पूजन विज्ञान का भी वर्णन करता है। मैंने इस विषय पर, जो नवग्रह आदि पूजन विज्ञान है, गणेश पूजन इत्यादि विषय पर इसलिए प्रकाश डालना आवश्यक समझा क्योंकि हमारे समाज में प्रचलित भी है कि कोई बात भी करता है तो कहता है चलो शुरुआत कीजिए, श्री गणेशाय नमः कीजिए, श्री गणेश कीजिए। किसी भी कार्य की शुरुआत ही कहते हैं श्री गणेश कीजिए। और श्री गणेश की एक प्रतिमा जो बहुत विवादित प्रतिमा भी रहती है कि भाई गणेश जी के हाथी का सूंड क्यों लगा हुआ है, और ये विज्ञान में कहीं पर अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि मनुष्य के बच्चे पर हाथी की सूंड लग जाए और वो जी जाए, इत्यादि तरह तरह की बातें सुनाई देती हैं। और कुछ लोग तो बिना कुछ तर्क किए ही बस पूजते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू समाज में पूजन विधियाँ जो भी हैं उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, उसके लाभ भी हैं, परंतु ये कारण कोई भी समझना नहीं चाहता। हर कोई अंधी दौड़ दौड़ना चाहता है, क्यों पूज रहा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। सब निजी स्वार्थ के लिए, निजी सिद्धि के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। उसका सामाजिक लाभ क्या है, मानसिक लाभ क्या है, शारीरिक लाभ क्या है, ये कोई समझना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा लेख जो हमें मिला, श्री गणेश जी की आकृति पर बड़ा ही सुंदर लेख लिखा लेखक ने, मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है उसका। वो लेख मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी आपको
कि श्री गणेश जी की विचित्र आकृति से जो कार्य सिद्धि की बात है तो एक रहस्यमयी शिक्षा मिलती है, ऐसा लेखक का इसमें कहना है। वो कहते हैं कि यदि कोई ठीक ठीक समझ ले कि गणेश जी की आकृति में क्या शिक्षा छुपी है तो उसका लाभ वो अवश्य उठा सकता है। श्री गणेश जी के विशाल गज मस्तक से ये शिक्षा दी गई है कि कार्य सिद्धि चाहने वाले को विशाल मस्तक वाला होना चाहिए, अर्थात अपने कार्य पर आगे पीछे अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए, तब अपना कार्य करना चाहिए। श्री गणेश जी के गज मस्तक से ये शिक्षा मिलती है। सूप जैसे कान ये बताते हैं कि सुने तो सबकी, परंतु सूप की तरह सार सार को ग्रहण करे, बाकी को उड़ा दे। हमने पहले भी किसी कवि ने लिखा भी है कि सार सार को गई रहे, थोथा देई उड़ाए, वही शब्द ये यहाँ कह रहे हैं। बड़ा पेट होने का तात्पर्य ये है कि जो बात ग्रहण करे उससे भी बकबक करता ना फिरे, उसे बड़े पेट में पचा ले। इसलिए लोक में बात चलती है कि कोई बात को पचाने वाला नहीं होता है तो उसको लेके बहुत सारी लोकोक्तियाँ भी चलती हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इसका पेट बहुत छोटा है। अच्छा, गज की आंखों में विपरीत ढंग से नेत्र पटलों की योजना होने के कारण इसे छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है। यही कारण है कि यह विशाल काय प्राणी लघु काय मनुष्य के वश में हो जाता है। हाथी की इन छोटी विचित्र आंखों से यह शिक्षा मिलती है कि कार्य सिद्धि चाहने वाले को सामने वाले को छोटा तुच्छ नहीं देखना चाहिए। हाथी की जीभ मनुष्य आदि प्राणियों से सर्वथा विपरीत होती है, क्योंकि उसकी जीभ गले की तरफ लपलपाती है और दांतों की तरफ जुड़ी होती है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कार्य सिद्धि चाहने वाले को चाहिए कि वह अपनी कटुवादनी जीभ को की नोक को भीतर की तरफ ही रखे, बाहर ना निकाले। नाक का अर्थ तो लोक में प्रसिद्ध ही है प्रतिष्ठा के रूप में। इसलिए किसी की भी प्रतिष्ठा नष्ट होने पर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की नाक कट गई। अतः हाथी की लंबी नाक या सूंड ये शिक्षा देती है कि अपनी तथा अपने पूर्वजों की जिसमें प्रतिष्ठा बढ़े ऐसा कार्य करो। हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। इस लोक प्रसिद्ध कहावत का अर्थ होता है कि करनी और कथनी व्यवहार में इस नीति के अनुसार दुश्मनों से भी ऊपर ऊपर हंसकर बोलने की शिक्षा दी गई, अन्यथा वे काम में विघ्न पैदा करेंगे। इस तरह का ये मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं गणेश प्रतिमा की। कि गणेश प्रतिमा का पूजने का अर्थ ये है कि हम हमारे अंदर किन चीज़ों को बाहर निकालना है, किन चीज़ों को भीतर रखना है, कार्य कैसे करने हैं जीवन में। गणेश प्रतिमा के रूप में उन्होंने जीवन की बहुत सारे चीज़ों को, रहस्यों को बता दिया है। इसलिए मुझे ये लेख काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद वो नवग्रह आदि की पूजा, भौगोलिक घटनाएं जो होती हैं सौरमंडल में, उसका हमारे ऊपर किस तरह असर पड़ता है, उस कारण से इस तरह की पूजा, उसको भी मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण दिया है इन्होंने। हवन विज्ञान से हम सब आजकल परिचित होते ही जा रहे हैं, क्योंकि हवन विज्ञान पर लोगों की वर्तमान समय में काफ़ी चर्चाएं पर चर्चाएं बढ़ गई हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। और फिर संस्कारों की बात करते हैं। 16 संस्कारों को बड़े अच्छे से बताते हैं ये। उपनयन संस्कार का मनोवैज्ञानिक कारण बहुत अच्छे से बताते हैं। जनेऊ क्यों पहनना चाहिए, उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को यहाँ पर वर्णित किया है। विवाह संस्कार के बारे में भी काफ़ी कुछ वैदिक रीत से बताया है। किस तरह गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले लोग पहले विवाह के लिए तैयार होते थे, किस तरह पढ़ लिख कर स्वाध्याय करके, और यहाँ तक कि 3 वेदों का स्वाध्याय हो जाता था तब विवाह करते थे। नहीं, कम से कम 1 वेद का स्वाध्याय तो हो जाने पर ही आचार्य और गुरुजन जो हैं वो विवाह की अनुमति देते थे और गुरुकुल से सम्मान पूर्वक ब्रह्मचारी को विदा करके शिक्षा देते थे समाज के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए। गृहस्थ जीवन में समाज में जाके किस तरह से सद्मार्ग पर चलना है,
समाज को एक अच्छी दिशा देनी है, किस तरह गृहस्थ जीवन को सुंदर दिशा देनी है, किस तरह समाज के लिए अपना जीवन लाभकारी बनाना है, और अन्य गृहस्थ आश्रम के अतिरिक्त जो अन्य आश्रम है उनके लिए किस तरह धन अर्जित करके, धन कमा के दान आदि करना है। वो सारी चीज़ें जो हमारी संस्कृति में बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस ग्रंथ में संग्रहित किया है लेखक ने। तृतीय खंड में अभिवादन विज्ञान आ जाता है, किसको किस तरह से अभिवादन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेखक अपने स्वाध्याय के अनुसार इसमें काफ़ी सुंदर वर्णन करता है। अभिवादन विज्ञान, त्योहार विज्ञान, तीर्थ व्रत विज्ञान, सारी चीज़ों पर मनोवैज्ञानिक प्रकाश डालता है लेखक बड़े ही सुंदर ढंग से, और इन चीज़ों को समझ के हम अपने जीवन में काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। इस तरह ये जो ग्रंथ है वो जीवन में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा यदि आप स्वाध्याय करेंगे। और दूसरी दृष्टि से भी, जैसे मैंने प्रथम खंड में भी बताया था कि अभी भी हमारे गांव के लोगों में छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मान्यताएं, घर में खाने पीने, उठने बैठने, बोलने चालने में, हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें अभी भी देखने को मिलती हैं, जिन सबके वैज्ञानिक कारण हैं, जिनके मूल कारण बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत ही मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पढ़े लिखे लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे हैं विद्यालयों में, उन्हें अपने ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए अपनी संस्कृति को समझने के लिए, ताकि अपनी संस्कृति पर आपको गर्व हो, अपनी विज्ञान पर, अपने ज्ञान पर, अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ पर, पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान पर आपको गर्व हो। और बस इस ग्रंथ के बारे में इतना ही मेरी तरफ से संक्षिप्तीकरण किया जा सका है। बाकी आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो स्वयं उसको खरीद कर पढ़ें और उसका लाभ उठाएं। और फिर से पुनः अपने प्लेलिस्ट में नए ग्रंथ के साथ आऊँगी। आप लोगों को सादर नमस्ते। जय श्री राम।